आज की जो क्लास है वो हमारी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के ऊपर है, आरडीए जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है आरडीए को मैंने ना नोट्स बना रखे हैं, और आपको ऑलरेडी जो आरडीए का जो आईसीएमआर का रिकमेंडेशन है आरडीए का, उसका जो ओरिजिनल कॉपी मैंने उसमें लगा रखी है, बट ओरिजिनल कॉपी में कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको अलग से क्लास लेके मैं इसके अलग से नोट्स बनाऊंगा, और इसके अलग से एमसीक्यू भी आपको कल तक अपडेटेड नोट्स और एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो चालू करते हैं। रिकमेंडेड जो डाइटरी अलाउंस है जिसको आरडीए बोलते हैं, ये है गाइडलाइंस होती हैं सजेस्टिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स यू शुड ईट एवरी डे। रोज जो हमको न्यूट्रिएंट्स खाना है वो उसका अमाउंट ये सजेस्ट करता है आरडीए। और क्या है, ये एक रोड मैप है फॉर हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के लिए ये एक रोड मैप है, और कितने न्यूट्रिएंट्स आपको हेल्दी रहने के लिए लेना है ये आरडीए बताता है। आप आरडीए किस चीज पे बेस्ड है? रिसर्च एंड स्टडीज। ठीक है, ऐसी हवा में नहीं बना है, ये रिसर्च और स्टडी के थ्रू, प्रॉपर जो साइंटिफिक रिसर्च होता है उसके थ्रू आरडीए बना है। और आरडीए और जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, आरडीए में कितने न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच यू कैन एब्जॉर्ब देम फ्रॉम फूड यू ईट। हो सकता है फूड में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ह्यूमन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल दाल, दाल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन उसका दाल का जो प्रोटीन का पुअर होता है। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है कि वो किस सोर्स से मिल रहा है। उसको हम कहते हैं, जो हमारी बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। इसको हम आगे भी पढ़ लेंगे डिटेल में। अब कौन इसको रिकमेंड करता है? हवा में तो आता नहीं है आरडीए, है ना। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हवा से पैदा नहीं होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दे दिया, या गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री को सपना आया कि ये आरडीए होना चाहिए, वो नहीं है। आरडीए कौन देता है? वो है देता है आपका आईसीएमआर। आईसीएमआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बोलता है एनआईएन को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये बनाता है। लेकिन ये एनआईएन जो है, जो एनआईएन है, ये आता है आपका आईसीएमआर के अंडर में। ठीक है, बनाता ये है लेकिन आईसीएमआर के अंडर में आता है, तो हम तो ये मानेंगे कि आईसीएमआर इसको फ्रेम करता है आरडीए को। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? वो है होता है आपका एज। तो जो आरडी आपका एज वाइज होता है, बहुत सी चीजों में एज वाइज सजेशन किया जाता है कि इतनी से इतनी एज तक आपको इतना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस लेना है ना, प्रोटीन कितना लेना है, एनर्जी कितनी लेनी है, तो एज के हिसाब से हो सकता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से, मतलब आपकी जो शारीरिक या नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपकी, या हैवी वर्कर है, वो आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, सॉरी, वो एक्टिविटी लेवल में आता है। फिजियोलॉजिकल में आपका आता है आपका जो शारीरिक बनावट है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी है, वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। और एक्टिविटी लेवल में आप कई चीजें आती हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, या फिर आपकी जो है मॉडरेट लाइफस्टाइल होती है ना। सेडेंट्री में आ गए टीचर लोग, हम जैसे लोग बैठे रहते हैं दिन भर कुर्सी तोड़ते रहते हैं। मॉडरेट में आप जैसे लोग आ गए, है ना, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और हैवी वर्कर में जो है आप क्या जाते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है वो उसमें आ जाता है ना, जो मेहनत करता है, बॉडी बिल्डर लोग। अब इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में भी जो है आपका आरडीए जो है सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको इंश्योर करता है आरडीए। अडल्ट्स में जो है आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए और न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी है उसको प्रिवेंट करने के लिए आरडीए को ध्यान में रखा जाता है। आरडीए में किस तरीके से बनाना वो ध्यान रखा जाता है। देन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इसमें भी जो है जो फीटल ग्रोथ है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बच्चे की ग्रोथ है, जो बॉर्न नहीं हुआ है उसको फीटल बोलते हैं, तो उसकी ग्रोथ को कंसिडर किया जाता है आरडीए में। और जो मैटरनल हेल्थ है, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद जो माँ है उसको किस हिसाब से आरडीए में जो न्यूट्रिएंट्स हैं आरडीए रिकमेंडेड वो कैसे लेने हैं, वो भी इसमें फैक्टर काम करता है। फिर साइंटिफिक बेसिस, ये साइंटिफिक बेस है, रिसर्च के थ्रू बनता है, और हर 10 साल में, है ना, ये देख लीजिए 10 साल 5 साल, कई बार 10, अभी तक तो बना नहीं है इस बार का, 2020 का बना हुआ है ना। तो 2020 में बना था, और उससे पहले 2010 में बना था। क्यों इसको बनाया जाता है? क्योंकि हमारी एक्टिविटी लेवल ही बदल गई है ना। पहले हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, हम काम ज्यादा करते थे, अब हम काम कम कर रहे हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली, हमें कार्बोहाइड्रेट या उस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं या एनर्जी है, आरडीए में जो एनर्जी है वो भी हमको धीरे धीरे कम हो रही है। अब इंडिविजुअल वेरिएशन हो सकते हैं आरडीए में, डेमोग्राफिक ग्रुप्स जो होते हैं उनके चेंज होने की वजह से वेरियस फैक्टर्स काम करते हैं उसमें, ये वो वेरिएशन आपके आरडीए के हो सकते हैं। बायोअवेलेबिलिटी वेरिएशन हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में डिफर अमंग इंडिविजुअल्स,
देन सेफ्टी फैक्टर एडिशन, ये सेफ्टी फैक्टर हम आगे पढ़ लेंगे क्या होता है। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं हम जब भी आरडीए को कैलकुलेट किया जाता है ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज इन डाइटरी इनटेक एंड मेटाबॉलिज्म। हर आदमी की जो डाइटरी इनटेक अलग होती है, मेटाबॉलिज्म शरीर का अलग होता है। मेटाबॉलिज्म वो बॉडी में एक्टिविटी होती है जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते, तब भी हमारे शरीर को कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, बस इसको आपको एज ए नॉवल समझना है। बाकी नोट्स भी दिए हुए हैं इसमें, जो है एमसीक्यू इसी से घुमा फिरा के मैं आपको बना के दूंगा। अब पर्पस ऑफ सेफ्टी फैक्टर क्या है, टू एंश्योर द न्यूट्रिशनल नीड्स आर मेट डिस्पाइट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे मेरा न्यूट्रिशनल डिफरेंस है, आपसे अलग है, ठीक है ना, हम दोनों का वेट सेम है, लेकिन हो सकता है मुझे कुछ बायोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से या मेटाबॉलिज्म डिफरेंस की वजह से मेरे बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन है वो कम है न्यूट्रिशन का, तो आरडीए को एक सेफ्टी फैक्टर के थ्रू कुछ परसेंट बढ़ा के इंक्रीज करके सेट किया जाता है। उसको हम आगे पढ़ लेंगे सेफ्टी फैक्टर क्या है ना, उसके फुल हम पढ़ लेंगे। देन रोल ऑफ आरडीए में आपका प्रोवाइडिंग डाइटरी गाइडेंस मीटिंग द मेजॉरिटी न्यूट्रिशनल नीड। ये मेजॉरिटी के हिसाब से बनता है, इंडिविजुअली नहीं बनता है, मेजॉरिटी सर्वे किया जाता है हजारों लोगों में, उसके हिसाब से ये बनाया जाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको दिख रही है, आरडीए डू नॉट अप्लाई टू पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसीजेस विच इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिएंट इनटेक। मतलब हाइपरटेंशन है या कोई भी ऐसी बीमारी है तो उसमें जो है आरडीए अप्लाई नहीं होता है। आरडीए इज अप्लाइड ओनली टू द हेल्दी पीपल। अब इसमें एक टर्म आई है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी बहुत नाम ऐसा लग रहा है बट है कुछ भी नहीं है। इट रिफर्स टू द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, इट्स एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन एंड बायो रिस्पॉन्स। अब इसको डिटेल में समझते हैं। इट्स लाइक अ मेजर ऑफ हाउ मच योर बॉडी कैन एक्चुअली यूज फ्रॉम फूड यू ईट। मतलब आपने खा बहुत रहे हो, शरीर को कुछ लग नहीं रहा है, तो आपकी उस फूड की जो है या आपकी बॉडी की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जो आप खाना खा रहे हो एक्चुअल में वो न्यूट्रिएंट उतना आपकी बॉडी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे आपने 100 ग्राम प्रोटीन खाया और आपकी बॉडी को 100 ग्राम एब्जॉर्ब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, दैट इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। अब इसको बायो अवेलेबिलिटी को क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, थिंग्स लाइक हाउ द फूड इज कुक्ड, किस तरीके से खाने को पकाया गया है, योर ऑन बॉडी केमिस्ट्री, आपके बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग क्या है, एंड व्हाट एल्स यू ईट विथ इट, किसके साथ में आप उसको खा रहे हो, ये सब फैक्टर्स बायो अवेलेबिलिटी को जो है अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, वर्ड हमने सुना था सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बनाते समय ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इट्स ये क्या होता है, इज एन एक्स्ट्रा कुशन एडेड टू द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट रिकमेंडेशन, है ना, जो हमारा न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट का जो रिकमेंडेशन है जो आरडीए है उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। अब ये क्या है, एक तरीके से एक एडेड प्रोटेक्शन है, एक बफर की तरह काम करता है। कई अनसर्टेनिटी होती है, कई फैक्टर होते हैं इंडिविजुअल में, जैसे डिफरेंसेस इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो बायो अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो सकता है हर व्यक्ति का, और डाइटरी इनटेक में भी अंतर हो सकता है। इसलिए जो है एक सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं। और ये किस चीज से बनाते हैं हम सेफ्टी मार्जिन, अगेन है ना, ये बाबा रामदेव द्वारा नहीं बनाया जाता है, पतंजलि की लैब में इसको जो है साइंटिफिक रिसर्च द्वारा और डेटा एनालिसिस करके लोगों में इसको कैलकुलेट किया जाता है कि ये 1000 लोगों में फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट किया, आईसीएमआर ने, आईसीएमआर एक बॉडी है जिसको करती है सेफ्टी मार्जिन को भी कैलकुलेट, 1000 लोगों में हमने देखा कि ये इन लोगों में इतना इतना डिफरेंस आ रहा है, मुझे जो है प्रोटीन 100 ग्राम चाहिए, आपको 80 ग्राम चाहिए, है ना, किसी को 70 ग्राम चाहिए, उसकी बॉडी में गुजारा हो जा रहा है उसकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो एक सेफ्टी मार्जिन हमने 90 का या 100 का ले लिया फॉर एग्जांपल, तो वो कहा जाता है सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया है कि रिसर्च सजेस्ट करता है कि एक पर्टिकुलर विटामिन का 100 मिलीग्राम चाहिए, है ना, फॉर मोस्ट ऑफ द अडल्ट टू स्टे हेल्दी। तो आरडीए क्या करेगा, आरडीए जो है रिकमेंडेशन किस चीज का देगा कि हमें 120 मिलीग्राम हमें जो है उस पर्टिकुलर विटामिन का लेना है डेली की डाइट में। तो इसी को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन, और भी कुछ भी कहानी नहीं है, ये आप नीचे देख लेंगे तो शायद मेरी बात आपको समझ में जाएगी। आरडीए क्या है, आरडीए इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कितनी, इस एग्जांपल के हिसाब से 100 मिलीग्राम है, प्लस सेफ्टी मार्जिन 120, मतलब 20 मिलीग्राम की हम 20 mg की हम सेफ्टी मार्जिन लेके चल रहे हैं।
तो इसी से कैलकुलेट करके बनता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब एक और टर्म इसमें है, ये थोड़ी भारी है, आपको पता नहीं समझ में आएगी नहीं आएगी, बट एग्जाम में जो एमसीक्यू आएगा इससे अगर आएगा तो वो मैं आपको समझा दूंगा। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ईएआर बोलते हैं इसको। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आपके जो 2020 का आईसीएमआर का जो आरडीए है उसमें ये टर्म मेंशन थी, इसलिए दिया, और कोई लॉजिक नहीं, इसको इतना कोई भारी टर्म है, ये थोड़ी सी ये ऊंची ऊंची जानी है नहीं, बट अपन पढ़ रहे हैं तो एक बार में निपटा लेते हैं, है ना। तो होता क्या है, ये न्यूट्रिएंट इनटेक वैल्यू दैट इज estimated to meet the requirement of half of the healthy individuals in a specific life stage and gender group, है ना। अब ये इसको मैं समझा देता हूँ, जो लिखा है ना ये किसी को समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 1000 लोगों का हमने सर्वे किया, तो उसमें जो है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या है, 1000 लोगों में से जो 500 लोग हैं, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, 1000 महिला, है ना, हर आदमी को हम आरडीए एक बराबर नहीं लेते हैं, 1000 महिलाएं, एक हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब कुछ नहीं करती है, घर में बैठी रहती हैं, तो वो टीचर है मान लीजिए मेरी तरह, है ना, टीचर को मैं वो नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ज्यादा काम नहीं करते, कुर्सी तोड़ते रहते हैं बैठ के, तो वो जो 1000 महिलाएं हैं जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की हैं, उनका जेंडर ग्रुप क्या हो गया, महिला, है ना। अब और हो सकता है लाइफ स्टेज, तो महिलाओं की कैलकुलेट नहीं की जाएगी क्योंकि 19 साल के ऊपर जो है एक ही माना जाता है महिलाओं को, इतना ज्यादा रिसर्च इंडिया में हुआ नहीं कि एज स्पेसिफिक जो 19 से कम है उन पे लिया गया है। तो मान लीजिए कि जेंडर ग्रुप हो गया हमारा महिला और लाइफस्टाइल हो गई हमारी सेडेंट्री, तो उसमें जो 50% है मतलब 5000 में से 500, उनका जो न्यूट्रिएंट इनटेक वैल्यू होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसको कहा जाएगा ईएआर। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, एक कीवर्ड याद रखना 50%, ये वर्ड याद रखना, ऑफ द इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप। डेमोग्राफिक का मतलब होता है, डेमोग्राफिक हो सकता है आपका एज, डेमोग्राफी में आता है अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे तो, एज, जेंडर, है ना, इनकम वगैरह ये सब भी इसमें डेमोग्राफी में आता है, बट ये साइंस के हिसाब से तो एज, जेंडर हो गया, फिर फिजिकल एक्टिविटी हो गया, ये सब हमारा आता है डेमोग्राफिक ग्रुप में, है ना। तो इसको अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना समझ लो कि 50% ऑफ द इंडिविजुअल विद इन अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप। तो ये आपको 50% वर्ड जहां आएगा, और या तो इसका एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, है ना, ये फुल फॉर्म आ जाएगा, ये दो चीज पूछी जाएंगी। नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसको फुल फॉर्म याद रख लीजिए, और ये 50% जो है इसको याद रख लीजिए। उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा कि कितने परसेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप में, कितने परसेंट होते हैं ईएआर, तो वो आप टिक कर देंगे 50% होते हैं, और ईआर की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता नवोदय में तो रिसर्च किया होगा किसी ने। अब इंडिया में जो है ईआर वेरीज करता है डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक एज, जेंडर, वो बात यहाँ पे हमने ऑलरेडी डेमोग्राफिक ग्रुप कर चुके हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड एक्टिविटी लेवल। अब सिग्निफिकेंस क्या आरडीए का, इसको बहुत क्विकली समझ लेते हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं। डेफिशिएंसी रिस्क को एसेस करता है, कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो, इसको आरडीए इंश्योर करता है। क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीज को ये जो है प्रिवेंटिव मेजर के रूप में जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है ना, कई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से डिसीज होती है, उसको रोकने में करता है। मेन्यू प्लानिंग में, है ना, नवोदय में आप नहीं करोगे, बट जो है नवोदय वालों का है ये, कहीं आप नवोदय ज्वाइन करोगे ना तो आपको एक उड़ता उड़ता कागज कहीं फाइल के बीच में दबा रहेगा, वो एनआईएन का ही होगा, मतलब जो आईएस अपना आईसीएमआर है या फिर एनआईएन उसको डिवाइस करती है, उन्हीं के लेटर को, उन्हीं की चीज को वो मॉडिफाई करके अपने मेन्यू से बता देंगे कि हमारे इतने से इतनी क्लास के बच्चों को इतना न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। तो मेन्यू प्लानिंग में हेल्प आता है ये। पॉलिसी डेवलपमेंट, अभी हमने पोषण पखवाड़ा देखा था, है ना, तो उसमें ये कहाँ से आया, ये सब गवर्नमेंट, अगेन स्मृति ईरानी जो है वो तो फिल्म मेकिंग और इसमें आर्ट मूवीज वगैरह में और नाटक में आती हैं, वो तो करेंगी नहीं, है ना। और उनके जो आईएएस ऑफिसर हैं वो भी एमए बीए इंजीनियरिंग होटल मैनेजमेंट करके बने होंगे, है ना, तो होटल मैनेजमेंट के तो चांसेस कम है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है ना। वो आईएसएमआर के यही कागज उठा के, वो एनआईएन का जो कागज है ये उठा के देखेंगे, है ना। तो उन सब पॉलिसी को डेवलप करने के लिए भी इसका काम आता है आरडीए का। फूड सप्लाई प्लानिंग करने के लिए भी काम आता है ना, डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए। अब इवेलुएटिंग फूड एडिक्वेसी, है ना, न्यूट्रिशन फूड सप्लाई उतनी हमको प्रोवाइड करने के लिए किसी भी एक्टिविटी में काम आता है। इंटरप्रेटिंग कंजम्पशन रिकॉर्ड्स जो है इंडिविजुअल का या पॉपुलेशन का, उसके लिए काम आ सकता है आरडीए। स्टैंडर्ड सेट करने के लिए फीडिंग प्रोग्राम होते हैं, मिड डे मील है ना, या कुछ वुलनरेबल पॉपुलेशन होती है। अब ये वुलनरेबल पॉपुलेशन क्या है, कई इलाके हैं जो हमारे देश में जो है
ये ससेप्टेबल हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से, ठीक है। कई प्रजातियां हैं, कई ट्राइब्स हैं हमारे देश में, तो वो उनके यहाँ बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पाई गई है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, जैसे आंगनबाड़ी है, न्यूट्रिशन ये अपना पखवाड़ा है। तो ये सब चीजें किसके लिए किससे ली जाएंगी? वो आरडीएस से उनका रेफरेंस लिया जाएगा, कितना उनको खाना देना है, प्री पैक्ड फूड मील्स देना है ना? ये सब जो है आरडीए से होगा। एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, उसमें भी आरडीए का को रेफरेंस लिया जाता है। कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, डाइटरी सप्लीमेंट आंगनवाड़ी वाले देते हैं, ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो बच्चे को जन्म दे चुकी महिलाएं होती हैं, तो उनके लिए अगेन वो आरडीए को रेफर करेंगे। लेबलिंग गाइडलाइंस, हाँ, एफएसएससीआई की जो गाइडलाइंस हैं, आरडीए एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर लेबलिंग पैक्ड फूड्स ओवरसीन बाय अथॉरिटीज लाइक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो भी इसको कंसीडर किया जाएगा कि भाई ये खाना है, ऐसा तो नहीं एनर्जी दे रहा है